अंडरग्राउंड तंदूरी चिकन वाला। एक गांव में तपन नाम का एक व्यक्ति था जो तंदूरी चिकन की दुकान चलाता था। तपन अपने ग्रिल में तंदूरी फुल चिकन और अलग अलग किस्म के चिकन कबाब्स बनाता था। तपन के बनाए हुए चिकन बहुत स्वादिष्ट होने के कारण लोग उसके दुकान पर वेट करके उससे चिकन खरीद कर ले जाते थे। तपन ने अच्छा खासा पैसे बनाया, पर तपन के पैसे बचते नहीं थे, क्योंकि तपन की रीचा नाम की पत्नी और टिंकू नाम के बेटे के साथ भुवनेश नाम का एक बूढ़ा बाप भी था। ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जो भुवनेश को ना हो। वो हमेशा खाट पकड़ा रहता था। रीचा उसे 3 वक्त 30 किस्म की दवाइयाँ देती थी। इस तरह तपन की कमाई का 90% उसके इलाज के लिए ही चला जाता था। तपन के परिवार वाले भुवनेश को बहुत प्यार करते थे और बहुत इज्जत करते थे, इसलिए वो ठीक से खाएं या ना खाएं, उसके इलाज के लिए और दवाई के लिए पैसे खर्च करने में पीछे नहीं हटते थे। एक दिन डॉक्टर ने आकर भुवनेश को जांचा। डॉक्टर तपन से, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है, तुम्हारे पिताजी अब ठीक हो रहे हैं। अगर और 6 महीने यूं ही दवाई देते रहे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तब आपका ये बोझ कम हो जाएगा। ये सुनकर तपन और रीचा बहुत खुश हुए। उस दिन रात को टीवी पर एक खबर आई। टीवी पर न्यूज रीडर, बीमारी बहुत तीव्र रूप से फैल रही है, इसीलिए सरकार ने देश भर में लॉकडाउन लागू करने की घोषणा कर रही है। आज आधी रात से ये लागू होगा। अति आवश्यक वस्तुओं के अलावा और दुकानें सब बंद रहेंगी। ये सुनकर तपन और रीचा चिंता में पड़ गए। अगले दिन गाँव में सारी दुकानें बंद थी। रीचा, अब सब ठीक हो जा रहा था यूँ सोच रहे थे, अब ये बीमारी की नई मुसीबत। आप दुकान चलाओगे तभी ना बाबूजी के हम दवाई खरीद पाएंगे। बैंक में भी रुपए नहीं है, अब क्या करें? तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। तपन उस गांव के एसआई से मिला और अपनी परेशानी बताया। देखो तपन, तुम्हारी समस्या मैं समझ सकता हूँ, पर यह फैसला सरकार ने जनहित में लिया है। तुम अकेले के लिए मैं इसे बदल नहीं सकता। लॉकडाउन खत्म होने तक तुम किसी भी हाल में दुकान नहीं खोल सकते। हम ये भी नहीं जानते कि ये लॉकडाउन कब तक चलेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता तपन, आई एम सॉरी। तपन को यूं लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गया हो। तपन घर आकर रीचा से, सब कुछ खत्म हो गया। इतने दिन हम बाबूजी को बड़े ध्यान से देखभाल कर रहे थे, अब इस महामारी के कारण उनको बचाना मुश्किल हो रहा है। चलो कुछ करते हैं। ऐसा सोचा तो बेचारा सारा देश में कोई धंधा नहीं कर पा रहा है, सब अपनी किस्मत है, यूं उदास हो रहा था। यह सुनकर भुवनेश, बेटा तुम मेरी चिंता ना करो, मेरे जाने का वक्त आ गया है, तो तुम लोग क्या करोगे बताओ। पहले तुम लोग इस बात पर ध्यान दो कि तुम लोग उस बीमारी के लपेटे में ना आओ। ये सब तपन के बेटे रिंकू ने सुना। दादाजी की बातें सुनकर रिंकू बहुत दुखी हुआ। तब रिंकू को एक उपाय सूझा। अपने घर के पीछे एक गड्ढा खोदने लगा। 2 दिन मेहनत करके एक गहरा गड्ढा खोदा, उसमें कोयला डालकर आग जलाया, फिर एक सीख में चिकन पीसेस को लगाकर उस आग के ऊपर रखा। थोड़ी देर बाद उस सीख को लाकर तपन और रीचा को दिखाया। तपन हैरान होकर, अरे इस चिकन कबाब को कैसे बनाया बेटे तुमने? रिंकू ने सब बताया। तपन ने तुरंत उस गड्ढे में सीख कबाब सजाना शुरू किया। कई किस्म के कबाब बनने लगे। तपन ने घर घर जाकर पर्चे बांटे, तंदूरी चिकन फ्री होम डिलीवरी ऐसा उसमें लिखा था। लोग तपन को फोन में ऑर्डर देने लगे। तपन साइकिल पर घर घर जाकर तंदूरी चिकन डिलीवर करने लगा। इस तरह तपन फिर से खूब पैसे कमाने लगा। पिताजी को लाकर दवाई देने लगा। कुछ महीने बाद लॉकडाउन हटाने पर तपन ने फिर से दुकान शुरू किया। वहां आए कस्टमरों में से एक, इस इलेक्ट्रिकल ग्रिल चिकन से जमीन पर ग्रिल करने वाला तंदूरी चिकन ही बढ़िया है, हमें वही चाहिए। इस तरह तपन ने अपना दुकान बेचा और घर पर ही अंडरग्राउंड तंदूरी चिकन और चिकन कबाब्स बनाने लगा। बहुत कम समय में वो बहुत मशहूर हो गया और दूसरे गांवों से भी लोग आकर उसके चिकन खाने लगे। इस तरह तपन की कमाई 3 गुना बढ़ गया। तपन के पिताजी भी पूरी तरह से ठीक हो गए। सब ने
रिंकू की होशियारी की सराहना की। हैदराबादी बिरयानी। एक गांव में जग्गन नाम का लड़का रहता था। वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकता था। गांव भर में अपने दोस्तों के साथ आवारों की तरह घूमता रहता था। एक दिन जगन के पिता, अरे बेटा, अब मेरा बिस्तर पकड़ने का समय आ गया है, और तो और नई नई बीमारी भी आ रही है। मैं कब मर जाऊंगा पता नहीं। तुम्हारे देखभाल करने के लिए तुम्हारी माँ भी नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ पैसे रखे, तुम उस पैसों से कुछ नया व्यापार शुरू कर लो, जीवन गुजारो। यही तुम्हारी आखिरी मौका है। पैसों को कभी बर्बाद मत करना बेटा, कहकर जगन को पैसे दिए। जगन ने उन पैसों को खुशी से ले लिया। फिर जगन उन पैसों से क्या व्यापार करे सोचने लगा। एक दिन जगन पेड़ के नीचे बैठा था तो एक लड़का वहां आकर, अरे जगन, पहचाना? कहा, तुम रुस्तम रंगनाथ ही हो ना? अब्बा, तुम्हारी याददाश्त तो बहुत अच्छी है। बचपन में तुम्हारे कंचे चुराकर भागने वाले को भी याद रखा। अरे भाई, तुम्हारी शक्ल याद रही इसलिए मुझे याद है। वैसे कहाँ हो आजकल? पूछा। मैं आजकल हैदराबाद में रहता हूँ, वहीं पर अलग अलग व्यापार करते रहता हूँ। पुरानी यादें ताजा करनी थी इसलिए गांव वापस आ गया। हैदराबाद? मैंने सुना है कि वहाँ बिरयानी बहुत अच्छी होती है। अगर वहाँ कोई बढ़िया बिरयानी बनाने वाला हो तो बताओ, मैं कोई अच्छे व्यापार के लिए पैसे तैयार करके बैठा हूँ। हाँ, ऐसा लग रहा है कि सचिन तेंदुलकर को ही पूछ रहे हो कि बढ़िया बैट्समैन कौन है। अरे हैदराबाद में तो बिरयानी की पहचान मैंने ही करवाई है, बल्कि अब तक हैदराबाद में सारे होटल वाले मुझे रॉयल्टी भरते हैं। सच में? अरे भाई, लगता है भगवान ने तुम्हें मेरे लिए ही भेजा है। हैदराबादी बिरयानी बनाना मुझे सिखा दो भाई। और तुम अच्छे व्यापारी हो तो इस गाँव में एक बढ़िया सा होटल भी खोल के दे दो। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास पैसे कितने हैं? करीब 5 लाख है मेरे पास। 5 लाख? उतने तो काफी नहीं होंगे ना? ठीक है, वो मुझे दे दो। मैं 2-3 लाख और डालकर देखता हूँ। बचपन के दोस्त हो ना, तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ, कहा। फिर जगन ने खुशी से उसे पैसे दे दिए। कुछ दिनों बाद रुस्तम एक पेड़ के नीचे हैदराबाद चिकन दम बिरयानी पॉइंट नाम का बोर्ड लगाया। उसी पेड़ के नीचे टेबल चेयर लगवाया। जगन ये सब देखकर, ये सब क्या है भाई? मैंने सोचा कि कोई दुकान लोगे, लेकिन ये तो, यही तो फर्क है। दुकान में तो सब होटल लगाते हैं, लेकिन पेड़ के नीचे कोई नहीं लगाता। नहीं, कहा, है ना? बस वही हमारा बिजनेस सीक्रेट है। कुछ नया पेड़ के नीचे होटल खुला ये सोचकर सभी आएंगे ना। और तुम्हें क्या लगता है कि ये पेड़ मुफ्त में आया है? नहीं, इसे 8 साल के लिए मैंने लीज पे ली है और इसके लिए मैंने 8 लाख रुपए दिए हैं। तब तक इस पेड़ को गवर्नमेंट वाले हाथ तक नहीं लगा सकते। इतने में कस्टमर आकर टेबल पर बैठ गया। सुपर आइडिया भाई। वैसे कस्टमर आया है तो हैदराबादी बिरयानी कहाँ है? पूछा। वो देखो, उस ट्रॉली ऑटो में हैदराबाद मुर्गे आए हैं। तुम तब तक जाकर पहले कस्टमर को चावल परोस। बिना कुछ समझे जाकर कस्टमर को प्लेट में सिर्फ चावल डाला। कस्टमर हैरान होकर देख रहा था। रुस्तम उन मुर्गियों को लिया और एक एक मुर्गे एक एक कस्टमर के सामने रखा। ये मुर्गे हैदराबाद से आए हैं, आप इनको देखते देखते हैदराबादी बिरयानी खा रहे हो सोचकर चावल खा लीजिए, मजा आ जाएगा, कहकर वहां से भाग निकला। जगन दंग रह गया। कस्टमर्स खड़े हो गए। एक आदमी जगन से, क्यों बे, हमें बेवकूफ समझा है क्या? जब तुमने ये होटल लगाया था तभी समझ गया था ऐसा ही कुछ होगा। अरे इसे तब तक मारेंगे जब तक कि इसकी अकल ठिकाने ना आ जाए। सब लोग उसे पीटने लगे। फिर बदलकर जगन बहुत मेहनत करके पैसे कमाना शुरू कर दिया और असली वाला हैदराबादी बिरयानी बेचना शुरू किया। इस तरह जीवन में सेटल हो गया। उसके पिता उसको देखकर बहुत खुश हुए। गरीब माँ की जादुई चूल्हा रोटी वाला। बिलासपुर नाम के गांव में सतीबाई नाम की एक औरत एक ढाबा चलाती थी। उसके बनाए हुए पकवान लोग बहुत मजे से खाते थे। यूं ही समय गुजरता रहा और ढलती हुई उम्र के कारण सतीबाई अब ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। ये देखकर सतीबाई के पास लोकेश और उसकी पत्नी रीतू गए। अब सतीबाई से रीतू, माँ जी, अभी आप जितना भी ये ढाबा से कमाना था कमा लिया। ये ढाबा अब हमें दे दीजिए, अच्छा होगा। इसमें तुम्हारा मेरा क्या है बेटा, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मैं अभी बूढ़ी हो रही हूँ, मैं अब आराम करना चाहती हूँ, कहकर ढाबे की जिम्मेदारी उनको सौंप दिया। अब लोकेश और रीतू ढाबा चलाने लगे।
यूं कुछ समय बीतने के बाद घर पर सतीबाई से लोकेश, देखो मौसी, अब और हम तुम्हें घर पर नहीं रख सकते। बच्चों के साथ साथ तुम्हारी भी देखभाल करना हमसे नहीं होता। अब तुम तुरंत गांव के बाहर वाले जंगल की ओर चले जाओ। ये बात लोकेश की बेटी श्रेया ने सुना। पिताजी, अब ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? अब अकेले दादी को घर से बाहर भेजोगे तो वो रहेंगी कैसे? श्रेया बेटे, तुम छोटी हो, छोटे बच्चों की तरह बात करो। वैसे भी ये तुम्हारे पिताजी की सगी माँ नहीं है, तुम्हारे दादाजी की दूसरी पत्नी है। जब वो ही नहीं रहे तो इन्हें क्यों रखे हम? चलो तुम अंदर जाओ। कहने पर श्रेया अंदर चली गई। लाचार होकर सखीबाई गांव के बाहर चली गई। वहां घर के बाहर वाले चूल्हे में उससे काम नहीं हो रहा था तो उसे बहुत तकलीफ होती थी। कुछ दिनों बाद उस गांव का सरपंच उसके पास गया। सतीबाई के बनाए हुए रोटी खाते हुए गांव का सरपंच, ये क्या बहन, उस लोकेश के लिए तुमने अपने बच्चों को अपने से दूर कर लिया और वो ऐसा विश्वासघात निकला। ये सब ट्रेनिंग उसकी पत्नी का है। वैसे सारी संपत्ति तुम्हारे नाम है। तुम यहाँ क्यों गरीबों की तरह आकर रह रही हो? तुम हाँ तो करो, मैं तुम्हारे बेटे और बहू को घर से बाहर धक्के मार कर निकालता हूँ। नहीं बेटा, मैंने इतने दिन जो मेहनत किया है उन्हीं के लिए तो किया है। वो खुश रहे वही काफी है मेरे लिए। मैं 4 रोटियां बेचकर यही जी लूंगी। क्या इस लकड़ी के चूल्हे में रोटी बनाओगी? वैसे भी तुम्हारा सेहत ठीक नहीं है। ठीक है, मैं एक गैस स्टोव भेज देता हूँ। नहीं बेटा, मुझे लकड़ी की चूल्हे की आदत है। अगर वाकई ही मुझे कोई परेशानी हो तो मैं तुमसे मांगूंगी। सरपंच वहां से चला गया। उस रात को घर के बाहर बैठकर अपने मन में सती, हे भगवान, मुझसे 10 लोगों के लिए भी रोटी बनाया नहीं जाता, यूं सोच ही रही थी। आसमान में बिजली कौंदी और सीधा आकर चूल्हे में गिरी। उस बिजली से चूल्हा जलने लगा और उसमें से रोटियां सेककर बाहर निकलने लगी। ये देखकर सतीबाई दंग रह गई कि तभी एक स्वामी जी वहां आए। इतने दिन तुमने निस्वार्थ जिंदगी गुजारी है, इसके बदले में अब से इस चूल्हे में से रोटियां बनकर निकलती रहेंगी। तुम गरीबों की भूख मिटाओ और अच्छा नाम कमाओ। कहकर वो चला गया। अगले दिन से सतीबाई के चूल्हे में से रोटियां निकलती जा रही थी। ये खबर आसपास के गांव में भी फैल गया। उसे देखने के लिए लोग उमड़ने लगे। वहां जो भी आता था सतीबाई उन्हें रोटियां खिलाती थी। उन रोटियों को खाकर उसकी खूब प्रशंसा करते और उसे पैसे भी देकर जाते। यूं धीरे धीरे आसपास के गांव के भी लोग रोटियां खाने आने लगे। नतीजा ये हुआ कि लोकेश का धंधा एकदम ठप पड़ गया। एक दिन लोकेश, रीतू और श्रेया सतीबाई के पास गए। मौसी, तुम अकेली इतनी परेशान हो रही हो, ये हमसे देखा नहीं जाता। तुम आकर हमारे साथ क्यों नहीं रहती? नहीं बेटा, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं यही रहूंगी। कोई बात नहीं। देखा, मैंने पहले ही कहा था वो नहीं आएंगी, क्योंकि उनके पास जादुई चूल्हा है ना। बिना मेहनत के पैसे कमा रही है और उन्हें बचा रही है। क्यों? तभी पास खड़ी श्रेया, जी, ये क्या माँ, जब देखो दादी से ऐसे बात करती रहती हो। तुम हमेशा ऐसे ही करती हो। दादी ने कभी पैसे छुपाया है? वो रोज लेकर तुम्हें ही तो देती थी। तुम्ही ने तो उनको घर से बाहर निकाला था। वैसे तुम दोनों अच्छे नहीं हो। अब से मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी, मैं दादी के पास ही रहूंगी। तभी वहाँ स्वामी जी आए। देखा लोकेश, ये छोटी सी बच्ची तुम दोनों से ज्यादा समझदार है। सतीबाई मेहनत करती रही और उसके पैसे तुम लोग लूटते रहे, और जब ये निर्बल हो गई तुम दोनों ने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। ये कहाँ का न्याय है? अब नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि तुम्हारी खुद की बेटी तुम दोनों से नफरत करती है। ये किसकी गलती है? अगर सतीबाई की जगह तुम होते तो तुम लोग क्या करते? तब लोकेश और रीतू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सतीबाई से माफी मांगी। बाद में सतीबाई को लेकर अपने घर चले गए। जेंट पॉट बिरयानी वाला। सोनापुर नाम के गांव में चंदू भाई नाम का एक बिरयानी बनाने वाला बूढ़ा रहता था। उस इलाके में उसका बिरयानी बहुत मशहूर था। उसे खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। बिरयानी का धंधा
खूब चल रहा था। उसे देखकर मुन्ना नाम का एक व्यक्ति, अरे इतने दिन नौकरी के चक्कर में फिजूल में घूम रहा था, नौकरी से अच्छा बिजनेस करना है, ये बिरयानी का धंधा शुरू करूं तो जिंदगी में सेटल हो जाऊंगा, कहकर मुन्ना बिरयानी सेंटर कहकर एक दुकान शुरू किया। पर वहाँ जिसने भी खाया, धत ये क्या बिरयानी है, इतना बेकार, अपना चंदू भाई का बिरयानी इससे लाख गुना अच्छा है, चलो वहीं चलते हैं, कहकर चंदू भाई के पास जाते थे। खुलने के 3 ही दिन में बिरयानी का धंधा बंद करना पड़ा तो मुन्ना समझ नहीं पाया कि क्या करे और सीधा चंदू भाई के पास चला गया। चंदू भाई, आप तो बिरयानी बनाने में बहुत माहिर हैं, आपका जो बिरयानी का स्वाद है वो और कहीं भी नहीं है। मैंने भी आप ही की तरफ बिरयानी बनाने की कोशिश की और नाकाम रहा। कृपा करके आप अपना ट्रेड सीक्रेट और फ्लेवर का फॉर्मूला मुझे भी सिखाइए, मैं भी बिरयानी सेंटर शुरू करता हूँ। देखो मुन्ना, तुम खुद ही कह रहे हो कि ये ट्रेड सीक्रेट है, तो उसे कोई किसी और को क्यों बताने वाला? बताऊंगा तो मेरे धंधे का नुकसान हो जाएगा ना, इसीलिए वो मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। तुम जा सकते हो, मेरी सलाह ये है कि तुम कहीं किसी के असिस्टेंट लग जाओ और खाना पकाना सीख लो, वही तुम्हें कुछ दिनों में सिखा देगी और तुम कुछ सीख जाओगे। उसके बाद बिजनेस शुरू करो तो अच्छा होगा। तो सिर हिलाकर वहाँ से जाते जाते मुन्ना अपने आप से, चंदू भाई ने सच कहा, मुझे कहीं ना कहीं नौकरी में लग जाना चाहिए और खाना बनाने का नुस्खा सीखना ही होगा। चंदू भाई अपने पास तो मुझे नौकरी में रखेंगे नहीं, कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। यूं अगले ही दिन बूढ़े के बेस में मुन्ना चंदू भाई के पास गया। भैया, मेरा कोई नहीं है, मैं आपके पास काम करता हूँ, मेहरबानी करके काम दे दो, थोड़ा खाना दे दो बस। तब चंदू भाई ने उसकी हालत देखकर मान गया। उस दिन से मुन्ना चंदू भाई के लिए छोटे छोटे काम करते हुए उनका मन जीत लिया। चंदू भाई मुन्ना से बाहर के ही काम कराता था और रसोई के अंदर उसे जाने नहीं देता था। चंदू भाई दरवाजा बंद करके खुद ही बिरयानी बनाता था, किसी को भी अंदर नहीं आने देता था। ये देखकर मुन्ना, लगता है कि चंदू भाई को अब तक मुझ पर विश्वास नहीं हुआ, बाहर से सामान लाने के तो भेजता है, पर वो बिरयानी कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या सामग्री किस मात्रा में डालते हैं और कैसे डालते हैं वो नहीं जानने देता। मैं ये कैसे सीखूंगा, किचन में जाने भी नहीं देता। आज किसी भी तरह किचन में जाकर देखना ही होगा कि चंदू भाई बिरयानी कैसे बनाते हैं। यूं सोचकर मुन्ना किचन के पास सीढ़ी लगाकर खिड़की से झांककर कैसे बना रहा है देखने की कोशिश कर रहा था कि ऊपर से फिसलकर धड़ाम से गिरा। मुन्ना का हुलिया निकल आया और चंदू भाई की नजर में वो आ गया। अरे मुन्ना, तुम इतनी तकलीफ क्यों उठाते हो? तुम चाहे जितना भी कोशिश कर लो, मैं अपना सीक्रेट फॉर्मूला तुम्हें पता नहीं लगने दूंगा। अभी के अभी तुम्हें मैं नौकरी से निकाल रहा हूँ। सबसे पहले तो तुम यूं छल करने की आदत सुधार लो। तो मुन्ना को गुस्सा आया और एक जेसीबी लाकर उसने उसकी बिरयानी की दुकान को गिरा दिया। क्यों चंदू भाई, अब ना तुम्हारी दुकान है और ना ही धंधा, तुम मुझे नहीं सिखाओगे? अब बनाओ बिरयानी, मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे छिपा छिपा कर बिरयानी बनाते हो। वैसे अब तुम्हारे दुकान पर कौन आएगा, अब तुम जो भी पकाओगे खुले में ही पकाओगे ना, कहकर चला गया। अपनी टूटी हुई दुकान को देखकर चंदू भाई रात भर शोक मनाता रहा। अगले दिन बड़े बड़े हांडियां ले आया। उसे देखकर मुन्ना, ये हुई ना बात, अब आए हो रास्ते पर, बिरयानी बनाने की जगह नहीं मिली तो अब हांडियां बेच रहे हो। बूढ़े चंदू भाई, चलो करो हांडियों का धंधा, इसे भी मैं चलने नहीं दूंगा, सब तोड़ दूंगा। मुझे बिरयानी बनाना सिखाओगे तो ठीक है, वरना तुम जो भी धंधा करोगे मैं उसे बिगाड़ दूंगा। यूं धमकी देकर चला गया। चंदू भाई उसकी परवाह ना करते हुए उन हांडियों को सड़क पर रखकर बड़े बड़े हांडियों में पॉट बिरयानी बनाकर बेचने लगा। उसे बनाते हुए चंदू भाई, इस बिरयानी की खुशबू से ही लोग दौड़े दौड़े आएंगे, दुकान नहीं रहा तो क्या हुआ, पेड़ के नीचे भी धंधा चलेगा, कहकर वहीं बेचने लगा। धंधा खूब चल रहा था। उसे देखकर मुन्ना, ये क्या, पेड़ के नीचे जेंट पॉट बिरयानी का धंधा भी खूब चल रहा है इसका, इसे कैसे बिगाड़ूं? यूं सोचकर एक बंदर की टोली को बिरयानी की हांडी पर ले आया और छोड़ दिया। वे बंदर आकर ढक्कन खोलकर खलबली मचाने वाले थे कि चंदू भाई ने सूझबूझ से उन सबको एक एक के लिए दे दिया। उन्हें लेकर वे बंदर चुपचाप वहां से चले गए।
धत, फिर से चंदू भाई को मैं कुछ नहीं कर पाया कहकर मुन्ना हाथ मलता रहा तो चंदू भाई उसके पास आया। बेटा, तुम बहुत गलत कर रहे हो। तुम दूसरों को नीचा दिखाने के चक्कर में तुम खुद नीचे गिरते जा रहे हो, अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। ऐसा ना करके तुम अपने आप को सुधारने के लिए समय का प्रयोग करोगे तो अच्छा होगा। कर भला तो हो भला। अभी भी मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आ रहा है। तुम जाओ और अच्छे मास्टर के पास काम में लग जाओ और सीखो। ये सुनकर मुन्ना समझ गया कि वो कितना गलत सोच रहा था। वो चंदू भाई के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगा। गुरुजी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दें। मैं समझ गया कि आप मेरे जैसे एक मूर्ख को सुधारने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। मुझे आपसे बढ़कर गुरु इस आसपास के इलाके में और कोई नजर नहीं आता। चाहे कितना भी वक्त लगे, मैं आपके पास ही रहूंगा। मैं बिरयानी बनाने की विधि आपसे ही सीखूंगा। मुझे ये पाक कला सिखाइए गुरुजी, मना मत कीजिए कहकर विनती करने लगा। तब चंदू भाई ने उसे काम में लगा दिया। यूं चंदू भाई का मन जीतकर मुन्ना ने भी बिरयानी बनाने की विधि और खास नुस्खे सीखकर बढ़िया बिरयानी बनाने लगा। उसने भी अपना एक दुकान खोला और खुशी से बिरयानी बनाकर बेचने लगा।